Hello everyone. Today we will discuss MCQ on relativity पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यूअस आगे क्वेश्चन करेंगे। द क्वेश्चन नंबर 31 इज द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो रिलेटिविस्टिकली काइनेटिक एनर्जी के बारे में वो पूछ रहा है। तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी होती है। तो E टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हमने डिनोट कर दिया E के से, प्लस रेस्ट मास एनर्जी को हमने डिनोट कर दिया E नॉट से। क्लियर है भाई? अब हमें पता है कि इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। हमें पता है रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम में क्या रिलेशन होती है, हमने लास्ट लेक्चर पे भी डिस्कस किया था। ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अगर इस इक्वेशन को इससे देखें तो ये होती है रेस्ट मास एनर्जी ई नॉट इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। अगर हम ई नॉट का स्क्वायर कर दें, ई नॉट का स्क्वायर कर दें तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो यानी कि हम इसे किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ई नॉट स्क्वायर से। तो ये टर्म हो जाएगी हमारी ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से ई इक्वल टू हो जाएगा रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर। और ई की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम पुट कर देंगे यहां पर। तो क्या हो जाएगा, ई के प्लस ई नॉट इक्वल टू रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाती है, रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर माइनस ई नॉट। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इन एमईबी। रेस्ट मास एनर्जी के बारे में पूछ रहा है प्रोटॉन की। अगर किसी भी पार्टिकल की अगर हम रेस्ट मास एनर्जी की बात करें तो रेस्ट मास एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ई नॉट इज द रेस्ट मास एनर्जी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी दैट इज स्टोर inside a particle, एनर्जी स्टोर इनसाइड ए पार्टिकल। पार्टिकल कैसा होना चाहिए, यानी कि स्टेशनरी, रेस्ट में। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए पार्टिकल, स्टेशनरी पार्टिकल के एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स रेस्ट मास। ये हम डिफाइन करते हैं रेस्ट मास एनर्जी। सो द रेस्ट मास एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर इनसाइड ए पार्टिकल एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स रेस्ट मास। और रेस्ट मास एनर्जी हमारी होती कितनी है, रेस्ट मास एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई नॉट से, और इट इज इक्वल टू एम नॉट रेस्ट मास इनटू सी स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो क्या हो जाएगा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एम नॉट मास ऑफ रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इनटू सी स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो एम नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू सी स्क्वायर। तो जिसकी भी रेस्ट मास एनर्जी निकालनी है उसी का हम रेस्ट मास ले लेंगे और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई? तो रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है हमारा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू सी की वैल्यू रख देंगे यहां पर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। तो इसको हो जाएगा हमारा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर
16। जब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 1.67 की, तो इसकी मल्टीप्लाई 9 में करके कितना आ जाएगा हमारा 15.03 इंटू 10⁻16 चला गया इसमें से। 16 जाने पर कितना बचेगा भाई आपका 27 में से 11 माइनस 11, ये आ गया जूल में। लेकिन आंसर किस में दिया हुआ है? आंसर दिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको हम रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो कन्वर्ट कर देंगे। तो 15.03 इंटू 10⁻11 अपॉन मेगा के लिए 10⁻6, इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻19। तो जब हम 15.03 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.3937 इंटू पावर, यहाँ पर 13 ऊपर गया तो प्लस का 2, तो 10⁻2 किसमें आ गया ये? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 939.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हमारी कितनी आई? 939.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जनरली आपको याद भी होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन, कोई भी नहीं है इसमें, तो 931 दिया है, 937 दिया है, 930.7.5 दिया है, तो नन ऑफ द अबव। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following is invariant under Lorentz transformation equation? तो फ्रॉम ऑप्शन से हमें दिखाई दे रहा है कि ये स्पेस टाइम इंटरवल की बात कर रहा है। और स्पेस टाइम इंटरवल, या हम इनको वर्ड स्पेस टाइम इंटरवल क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। वो कितना होता है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है भाई। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? यहां पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। अगर आप उसे दूसरे मेथड से करके देखना चाहते हैं तो आप ले लेंगे एस प्राइम फ्रेम के लिए। एस प्राइम फ्रेम के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर। सी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन पोस्टुलेट, कोई भी फ्रेम हो आपका, सी रिमेन्स सी। और एस फ्रेम के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देना। और अकॉर्डिंग टू और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज कर लें या लॉरेंस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन का यूज कर लें, आंसर दोनों सेम आएगा। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से एक्स प्राइम इक्वल टू के एक्स माइनस बी टी और टी प्राइम इक्वल टू के टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है भाई। तो और y प्राइम इक्वल टू y और z प्राइम इक्वल टू z। इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। अगर हम इन वैल्यूओं को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, पुट इन 2, तो हमें क्या मिल जाएगा? x माइनस बी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ में हम कॉमन ले लेंगे। के स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन ले लिया, साथ के साथ हमने स्क्वायर भी ओपन कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x बी टी। ठीक है भाई। माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर, सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का सी स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 प्लस का सी स्क्वायर 2 एक्स टी अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 2x बीटी प्लस का 2x बीटी माइनस का और प्लस का वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हमारा रह गया। ठीक है भाई। तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसमें
और एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये सी स्क्वायर यहां से 2 टाइम्स कट जाएगी, तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट और फोर्थ में से कॉमन ले लो, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है भाई। माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लो बचे हुए 2 में से, तो क्या आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है भाई। इसमें 2 फैक्टर हो गए आपका, के स्क्वायर की वैल्यू से डिवाइड करोगे, ये भी के स्क्वायर हो गया 1 अपॉन के स्क्वायर, ये भी 1 अपॉन के स्क्वायर, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू के स्क्वायर के 1 अपॉन के स्क्वायर के बराबर हो गई, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये के स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये के स्क्वायर इसको कैंसिल, भाई के स्क्वायर एक तो बाहर है, ये वैल्यू अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं, ये जो ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गई 1 अपॉन के स्क्वायर के। ऐसे ही सिमिलरली ये वैल्यू किसके बराबर हो गई 1 अपॉन के स्क्वायर के। तो दोनों वैल्यूओं को आप के स्क्वायर के टर्म में पुट कर दो और अंदर बाहर से के स्क्वायर को ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो के स्क्वायर काट देगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि हम कौन सा फ्रेम लेके चले थे, हम एस प्राइम फ्रेम लेके चले थे, और हमने किस फ्रेम के लिए इसको प्रूफ कर दिया, हमने इसको प्रूफ कर दिया एस फ्रेम के लिए। तो दिस इज इनवेरिएंट अलोंग अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज लेंथ 1 मीटर मूविंग इन 1 डायमेंशनल विद वेलोसिटी 0.6c। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम, तो हमें पता है कि अगर लेंथ कंट्रैक्शन है तो L इक्वल टू एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आता है। एरिया है तो A इक्वल टू ए नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आता है, और वॉल्यूम है तो V इक्वल टू वी नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 1 मीटर, जो लेंथ दी है उसने उसकी, और इस एक्चुअल लेंथ जो दी है वो 1 मीटर दी है क्यूब की, एंड वेलोसिटी किस वेलोसिटी चल रहा है, वो 0.6c से चल रहा है। क्लियर है भाई। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो गया, एप्रिंग वॉल्यूम इक्वल टू वी नॉट यानी कि 1 का क्यूब रूट 1 माइनस बी की वैल्यू हमने रख दी 0.6c अपॉन सी का होल स्क्वायर, सी से सी कैंसिल आउट। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, इसे तो 1 आया, और इसे सॉल्व करने के बाद कितना आता है 0.8। तो वॉल्यूम कितना आ गया आपका 0.8 मीटर क्यूब। इनिशियली वॉल्यूम कितना था, इनिशियली वॉल्यूम था आपका वी नॉट इक्वल टू 1, वही 1 का क्यूब 1 मीटर क्यूब, और एप्रिंग वॉल्यूम कितना आया 0.8 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेफरेंस फ्रेम वेयर फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट आर कॉल्ड एसिलेशन फ्रेम, रोटेशनल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हमें पता है वो फ्रेम कौन सा होता है जिसमें सभी लॉ फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स इनवेरिएंट रहती है, इनर्शियल फ्रेम। और हम वैसे भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं। एसटीआर में सिर्फ कौन सा फ्रेम होता है हमारा, इनर्शियल फ्रेम। हम किसके बारे में पढ़ते हैं एसटीआर में, इनर्शियल फ्रेम के बारे में पढ़ते हैं। जीटीआर में क्या पढ़ते हैं हम, जीटीआर में हम डिस्कस करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सारी की सारी फंडामेंटल लॉ किसमें इनवेरिएंट है, हमारी इनर्शियल फ्रेम में। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ए यंग लेडी of 25 years starts running with velocity this. After 5 years, her age would appear to be stationary friend. मतलब कि एक लेडीज है, उसकी एज जो गिवन है वो 25 ईयर्स है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब 5 साल तक 5 ईयर्स तक वो मोशन में रही, किस वेलोसिटी से 0.8c से। तो उसका एपरिंग टाइम कितना हो गया आपका 5 ईयर्स,
भाई 5 साल तक वो मोशन में रही, तो एपरिंग टाइम कितना हो गया उसका 5 इयर्स। तो हमें क्या निकालना है, उसका एक्चुअल टाइम निकालना है, टी नॉट क्वेश्चन मार्क। तो टी इक्वल टू कितना होता है हमारा, टी नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो दैट इधर कर लेते हैं, टी की वैल्यू कितनी दी है 5 इयर्स, टी नॉट हमें कैलकुलेट करना है अपॉन 1 माइनस कितनी वेलोसिटी चल रही है वो 0.8 सी अपॉन सी का होल स्क्वायर, सी से सी कैंसिल आउट हो गया। तो 5 इक्वल टू टी नॉट अपॉन, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 0.6। तो टी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.6 इक्वल टू 3.0 ईयर। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी उसकी, पहले कितने की थी वो 25 की, अब और कितनी हो गई 3 इयर्स। तो कितना हो जाएगा टोटल 28 इयर्स ओल्ड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट ए एंड बी आर मूविंग in the same direction with velocity 0.5 c and 0.4 c observed from the earth. The velocity of b with respect to a will be. ठीक है भाई। तो हमारा क्या कह रहा है, वो दो हमने फ्रेम बना लिए आपके, एक फ्रेम हमारा ये हो गया और एक फ्रेम हमारा ये हो गया, एक फ्रेम S हो गया और एक फ्रेम S प्राइम हो गया जो कि मोशन में है। अब वो कह रहा है कि दो रॉकेट है A एंड B आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि A भी इधर चल रहा है और आपका B भी इधर चल रहा है, A और B। A किस वेलोसिटी चल रहा है 0.5 c से, B किस वेलोसिटी चल रहा है 0.4 c से। तो हमने मान लिया कि ये जो फ्रेम है A इधर को चल रहा है, तो इस फ्रेम को मान ली A को मान लिया हमने S प्राइम फ्रेम यानी कि 0.5 c। दूसरा पार्टिकल हमने मान लिया ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल किस वेलोसिटी चल रहा है 0.4 c। किसके रेस्पेक्ट में चल रहे हैं ये दोनों, ऑब्जर्वर O, रेस्ट वाले के, अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि तो जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमें O से देखने पर फ्रेम की वेलोसिटी कितनी दिखाई देती है v। तो v की वैल्यू कितनी हो जाती है यहां पर 0.5 c और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी दिखाई देती है u इक्वल टू हो जाता है हमारा 0.4 c। कैलकुलेट क्या करना है हमें, b की द वेलोसिटी ऑफ b की वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में। a को कौन माना हुआ है हमने, ये फ्रेम माना हुआ है, b को कौन माना हुआ है, ये पार्टिकल माना हुआ है। तो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में यानी कि o प्राइम के रेस्पेक्ट में, o प्राइम के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u प्राइम हो जाएगी। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एडिशन थ्योरम u प्राइम इक्वल टू u माइनस बी अपॉन 1 माइनस यू बी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है भाई। तो यहां से ये वैल्यू पुट कर दो, तो u प्राइम इक्वल टू u की वैल्यू कितनी गिवन है हमने कैलकुलेट कर ली 0.4 c, b कितना है हमारा 0.5 c अपॉन 1 माइनस 0.4 c इंटू 0.5 c अपॉन सी स्क्वायर। तो इस c से और इस c से ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कितना बचा आपका 0.1 c, नीचे कितना हो गया 1 माइनस 5 4 20 0.2। ठीक है। तो आपका कितना बचा 0.1 c अपॉन, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आपका c अपॉन 8 या फिर 0.125 c। किसका, यहां पर माइनस का, ये माइनस का बचा ना, यहां पर किसका माइनस का आया, माइनस का क्योंकि 4 5 में से जाएगा तो माइनस का 1 बटेगा, तो माइनस का आया। इसका मतलब क्या हो गया कि u प्राइम जो दिखाई दे रही है a को देखने पर b की वेलोसिटी जो दिखाई दे रही है वो कितनी दिखाई दे रही है माइनस का 0.125 c। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी a को, इसकी वेलोसिटी है माइनस की 0.125 c दिखाई दे रही है। तो डायरेक्शन कैसी हो गई इसकी, ये हो गई। तो a को ये अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, माइनस है इसलिए a को अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो बी, ऑप्शन बी
इज द राइट ऑप्शन। 0.125 सी से टूवर्ड्स ए, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू मासलेस पार्टिकल अप्रोचेस ईच अदर देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी। ठीक है भाई, तो हमने बात की थी, लास्ट में भी डिस्कस किया था। टू मासलेस पार्टिकल हैं, वहां पर 2 फोटोन दिए थे, यहां पर 2 मासलेस पार्टिकल हैं। हमें पता है कि अगर मासलेस पार्टिकल हैं तो वो उनकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी? c के बराबर होगी। हम कल ड्राइव कर चुके हैं इसको कि अगर मासलेस पार्टिकल है, अगर मासलेस पार्टिकल मतलब जिसका रेस्ट मास 0 है, उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, उसका एनर्जी pc होगी, उसका मोमेंटम e/c होगा, उसकी रेस्ट मास 0 होगा, वेलोसिटी c होगी। तो वो कह रहा है टू मासलेस पार्टिकल अप्रोचेस ईच अदर, एक इधर से जा रहा है और एक इधर को आ रहा है, तो उनकी ओवरऑल स्पीड कितनी होगी? c होगी। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि ओवरऑल स्पीड कितनी रहती है हमारी? c ही रहेगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेलोसिटी एट विच द मास ऑफ ए पार्टिकल बिकम 1.25 टाइम्स इट्स रेस्ट मास। यानी कि क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब एप्रिंग मास रेस्ट मास का 1.25 टाइम्स हो जाता है। एप्रिंग मास इज 1.25 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल मास। तो m इक्वल टू कितना हो गया? 1.25। एक्चुअल मास कितना है उसका? m नॉट। हमें पता है कि m की वैल्यू कितनी होती है? m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमें पता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां पर रखने के बाद क्या हो जाएगा हमारा? लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को पुट कर दो, तो एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें फॉर्मूले सॉरी इस तरह से कर लो, इस तरह से करके m की वैल्यू यहां ना पुट करके यहां से यहां पुट कर दो। कोई भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले हम कर रहे थे इसकी वैल्यू यहां पुट कर रहे थे, इससे अच्छा है कि इसकी वैल्यू सीधा सीधा यहां पुट कर दो। तो कितना हो जाएगा आपका? 1.25 एम नॉट इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.25 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है भाई? तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 125 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसे? 100 अपॉन 125 का होल स्क्वायर। 25 से काट दो, 4 जा 5 जा, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? यहां से वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 अपॉन 25। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका? एलसीएम ले लिया 25 और 16 गए 9, तो 9 अपॉन 25 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू, सो दैट वी स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 25 सी स्क्वायर। तो v इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट c, तो v इक्वल टू कितना आ गया? 0.6c। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है हमारा? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द मास equivalent of energy from an antenna radiating 10 kilowatt from mass equivalent to energy, यानी कि हमें क्या निकाला? हमें पता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास निकालना है इन टर्म्स ऑफ एम सी स्क्वायर ई अपॉन सी स्क्वायर, मास इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एंटीना। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में गिवन है
पावर दी है, पावर कितनी दी है 10 किलो वाट इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट। और क्या दिया है, टाइम दिया है, टाइम इक्वल टू कितना दिया है 24 आवर, तो इक्वल टू 24 इंटू 60 सेकेंड। तो एनर्जी कितनी हो गई यहां से, एनर्जी इक्वल टू हो गई P इंटू टी। तो कितना हो गया भाई आपका ये कैलकुलेट करने के बाद ये हो गया, इसे पहले लिख लेते हैं 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो m इक्वल टू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन c 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। तो m इक्वल टू जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर -9 kg। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास दिया हुआ है फ्रॉम 0.6 टू 0.8 c। हमें पता है वर्क डन, जब हम किसी एक कोई बॉडी है, इस बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, हम फोर्स लगाते हैं तो इसमें क्या आता है डिस्प्लेसमेंट आता है। और इस पे जो हम वर्क कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे वर्क कर रहे हैं। तो वर्क डन इसमें कैसे स्टोर हो जाता है, एज ए काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी के रूप में इसमें सेव हो जाता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई इनिशियली कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है भाई। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। रिलेटिविस्टिकली काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, k इक्वल टू m माइनस m नॉट c स्क्वायर। ठीक है भाई, m इक्वल टू m की वैल्यू रख दो m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस m नॉट इंटू c स्क्वायर। क्लियर है भाई। m नॉट को कॉमन ले लो तो k इक्वल टू कितना हो गया हमारा m 1 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1, m नॉट बाहर ले लिया, m नॉट c स्क्वायर। ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए, k1 चाहिए। तो k1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस b की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें, v की वैल्यू दी है 0.6c, b1 की वैल्यू तो 0.6c अपॉन c का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू एम नॉट c स्क्वायर। c से c कैंसिल आउट हो गया। ठीक है भाई। अब इसे सॉल्व करने के बाद k1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन, इसे सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा 0.8 माइनस 1 m नॉट c स्क्वायर। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, k2 कैलकुलेट कर लेंगे। k2 में b2 की वैल्यू कितनी है 0.8, और जब 1 अपॉन फैक्टर को सॉल्व करेंगे 0.8 से तो हमें कितना मिलेगा 0.6 माइनस 1 m नॉट c स्क्वायर। यहां पर v की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमें b2 रखना पड़ेगा 0.8c, और जब हम 0.8c से इस फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे रूट 1 माइनस 0.8c अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमें कितना मिल जाएगा 0.6। तो हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दी। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। यहां से हमने डेल्टा k निकाल दिया। डेल्टा k इज k2 माइनस k1, क्योंकि v2 ज्यादा है तो k2 ज्यादा आएगा। k2 माइनस k1, k2 कितना है हमारा 1 अपॉन 0.6 माइनस 1 माइनस का 1 अपॉन 0.8 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एम नॉट c स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल देंगे। एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम आ गया 48। ठीक है भाई। तो यहां पर कितना आ गया 80, यहां पर कितना आ गया आपका 60 इंटू एम नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू c स्क्वायर, तो 3 इंटू
10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। तो जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 213 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अभी आप क्या और करोगे, क्योंकि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से और डिवाइड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 213 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल लीविंग ए साइक्लोट्रॉन has a total relativistic energy of 10 giga electron volt and relativistic momentum of 8 giga electron volt. The rest mass of this particle, यानी कि उसको क्या दिया है, relativistically एनर्जी दी है। E इक्वल टू दिया है आपका 10 giga electron volt और मोमेंटम P दिया है आपका 8 giga electron volt। निकालना क्या है, रेस्ट मास निकालना, m नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें पता है रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो हमें तो एम नॉट निकालना है, तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो एम नॉट स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 अपॉन सी की पावर 4 और सो दैट एम नॉट इक्वल टू एम नॉट ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4। क्लियर है भाई, तो इक्वल टू ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 100 माइनस पी की वैल्यू कितनी दी है 8 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी। ठीक है, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, वो सी स्क्वायर इसको खत्म कर देगा, अपॉन कितना बचा आपका सी की पावर 4। ठीक है भाई, तो यहां से ये सी स्क्वायर ये दिया ना 8 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी, तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा पर सी स्क्वायर, और इस सी स्क्वायर को वो कैंसिल आउट कर देगा। तो हमें कितना, ये खत्म हो गया यहां से, तो यहां से कितना बचा आपको, ये बचा 100 माइनस 64 36 अपॉन सी की पावर 4 का रूट 36 का कितना आ गया 6 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 6 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आंसर ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Einstein mass energy relation show that mass disappear to reappear as energy. Mass and energy are two different form of same entity. Energy disappear to reappear as mass. All of the above. All है यहाँ पर, ये of the above all रह गया है, all of the above। ठीक है भाई, तो मास एनर्जी रिलेशन इक्वल टू एम सी स्क्वायर हमारी कहती क्या है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहती है मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। तो मास डिसअपियर टू रीअपियर एज एनर्जी, मास खत्म होता है और एनर्जी आती है, ये ऑप्शन ए इज गलत, ऑप्शन ए इज राइट। मास एंड एनर्जी आर टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एंटिटी, एक ही एंटिटी की दो फॉर्म है, एक से हम दूसरे को डेवलप कर रहे हैं, मास से एनर्जी को और एनर्जी से मास को। तो ऑप्शन बी भी राइट। सेक्शन ऑप्शन सी की बात करें, एनर्जी डिसअपियर टू रीअपियर एज मास, तो एनर्जी डिसअपियर होती है और हमें क्या मिलता है, मास मिलता है पेयर प्रोडक्शन में। ठीक है भाई, पेयर एनालिसिस में मास खत्म होता है, एनर्जी मिलती है, तो ये ऑप्शन सी भी गलत, तो सही है। तो राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारे सारे ऑप्शन क्या है आइंस्टीन मास एनर्जी के लिए, सही है। क्लियर है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर टू आइडेंटिकल क्लॉक, क्लॉक ए इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर while clock B A moves with uniform velocity with respect to observer. Predict according to Einstein theory that clock B will be. तो हमारे पास, हम ये डायग्राम से बना लेते हैं,
हमारे पास दो फ्रेम हैं, ये हो गया, एक ये हो गया, एक एस फ्रेम हो गया और एक एस फ्रेम जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी से चल रहा है। तो वो कह रहा है एक क्लॉक है ए जो इसमें रखी हुई है और एक क्लॉक बी है जो इसमें रखी हुई है। ये ऑब्जर्वर ओ है जिसके रेस्पेक्ट में ए क्लॉक रेस्ट में है और बी क्लॉक मोशन में है। क्लियर है भाई? अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द क्लॉक बी विल बी, तो क्लॉक बी क्या होगी? फास्टर देन ए, स्लोअर देन ए, नो चेंज, सम टाइम स्लोअर एंड सम टाइम फास्टर देन ए। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन मोशन वाली क्लॉक हमें कैसी अपियर होती है? स्लो डाउन अपियर होती है, स्लो डाउन अपियर होती है। तो ए तो रेस्ट में है और बी मोशन में है, तो बी क्लॉक हमें ए के रेस्पेक्ट में कैसी अपियर होगी? स्लो डाउन अपियर होगी। According to time dilation, the moving clock, a clock moving with uniform velocity, appeared to be slowed down by a factor 1 upon root 1 minus v square upon c square। ठीक है भाई? तो B क्लॉक हमें कैसी अपियर होगी? स्लोअर देन A। B क्लॉक स्लोअर हो जाएगी A के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई? ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Choose incorrect statement concerning the theory of relativity. Number 1, it proves the existence of ether. Velocity of light is independent of the motion of observer. There is a variation of mass with velocity and time is relative. The first option is it proves the existence of ether. नहीं भाई, जब ईथर का कॉन्सेप्ट, जब माइकलसन मोरले ने एक्सपेरिमेंट दिया और उसमें उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि ईथर रेस्ट में है, तब आइंस्टीन ने कहा था द कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर इज मीनिंगलेस। तो तब उसने दो पोस्टुलेट दिए फॉर रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी आई ही ईथर के कॉन्सेप्ट के खत्म होने के बाद। तब आइंस्टीन ने कहा था कि देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्टिकल। ईथर नहीं है, ईथर में हमारी लाइट ट्रेवल नहीं करती, बट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो रिलेटिव मोशन करती है। तो पहला ऑप्शन रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग नहीं आता। तो ठीक है भाई। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट वेलोसिटी ऑफ लाइट सी रिमेन्स सी इन ऑल फ्रेम और रेफरेंस। अगर सी की बात करें और उसके साथ कोई वेलोसिटी वी चल रही है सेम डायरेक्शन में या अदर डायरेक्शन में, तो ओवरऑल वेलोसिटी दोनों केस में क्या रहेगी? सी ही रहेगी। उस पे किसी भी इंडिपेंडेंट पार्टिकल के मोशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड है, देयर इज ए वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। यस, हमने पढ़ा है m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मास में भी क्या होता है? वेरिएशन होता है इन रिलेटिविटी। टाइम इज रिलेटिव, हमने ये भी पढ़ा है, टाइम इज रिलेटिव। टी इक्वल टू टी नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी कि टाइम भी क्या होता है? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को फॉलो करता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज रॉन्ग फॉर द रिलेटिविटी। कभी भी रिलेटिविटी ये नहीं कहती एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर को प्रूफ नहीं करती। ईथर के कॉन्सेप्ट को खत्म होने के बाद ही रिलेटिविटी, ईथर का कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद ही हमारी रिलेटिविटी आई। ठीक है भाई? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट शो दैट न्यूटोनियन मैकेनिज्म इज करेक्ट फॉर ऑल लो एंड हाई वेलोसिटी। नहीं, न्यूटन्स मैकेनिज्म जो थी ओनली वैलिड, न्यूटन्स मैकेनिज्म इज वैलिड ओनली फॉर लो वेलोसिटी। ठीक है। देयर इज नो एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम। नहीं, इसने ये भी नहीं कहा था कि माइकलसन मोरले ने ये भी कभी शो नहीं किया कि यहां पर ईथर एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं है। उन्होंने कहा कि ईथर है अपने नेगेटिव रिजल्ट में। नेगेटिव रिजल्ट में उन्होंने कहा कि ईथर है बट वो रेस्ट में है और अर्थ ईथर को ड्रैग कर रही है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ईथर है। ये तो आइंस्टीन ने कहा, इसके बाद आइंस्टीन ने कहा कि ईथर का कॉन्सेप्ट ही मीनिंगलेस है। सबसे पहले डिनाई ईथर को आइंस्टीन ने कहा। अब भी ईथर के पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है कि ईथर है, इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए। ठीक है। थर्ड है, देयर इज नो
एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम बट ऑल फ्रेम आर रिलेटिव। यस, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, देयर इज नो एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम, वहां पर कोई भी एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम नहीं है, बट ऑल फ्रेम आर रिलेटिव। ऑप्शन डी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रिलेटिव। ये उसने कभी भी नहीं कहा था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रिलेटिव। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद द इवेंट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच मूव्स विद कांस्टेंट। तो एसटीआर हमारी किसको फॉलो करती है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम की। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम किसकी बात करते हैं? इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं। और इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं? इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं आपके? जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें, उन्हें हम इनर्शियल फॉर्म करते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किससे डील करती है आपकी? कांस्टेंट वेलोसिटी से। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम नॉट, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 c, इट्स मास बिकम। तो m इक्वल टू कितना होता है हमारा? एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m कैलकुलेट करना है, एम नॉट ही गिवन है, रूट 1 माइनस v की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी? 0.8 c अपॉन सी का होल स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट अपॉन, जब इसे फैक्टर को सॉल्व करेंगे हम, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 0.6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? एम नॉट अपॉन 0.6। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्यूब मूविंग अलोंग वन फेस विद हिज हाई स्पीड। तो वो हम एक क्यूब है जो मोशन में है एक फेस के अलोंग, तो वो हमें क्या दिखाई देगा? ठीक है, तो एक क्यूब है, देखो भाई, अगर हम एक क्यूब बना दें यहां पर, ये एक क्यूब है, सॉरी, और इसको किसी भी एक फेस के अलोंग मूव करा दो, इसके अलोंग मूव करा दो, मान लो एक्स एक्सिस में, तो जिसके अलोंग मूव होगा ये वाला पार्ट इसका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ चला जाएगा, अदर्स टू रिमेन्स अनचेंज। तो क्या होगा बच्चों? ये वाला सेम रहेगा, वाई एक्सिस सेम रहेगी, जेड एक्सिस सेम रहेगी, ये वाला पार्ट हमारा छोटा हो जाएगा, है ना? तो ये वाला पार्ट ऐसे ऊपर चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ये वाला पार्ट थोड़ा छोटा हो जाएगा, इतना मान लो, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये इससे ऐसे मिल जाएगा, ये इससे ऐसे मिल जाएगा, ये इससे कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? वो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, उसे क्या बोलेंगे हम? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बनेगा हमारा। ठीक है भाई, क्योंकि एक ही डायरेक्शन क्या होगी इसकी? कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाएगी, तो वो हमारी जो शेप बनेगी वो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बनेगी, और ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ए यंग फैट गर्ल डांस विद हाई वेलोसिटी, सी विल अपीयर टू हर स्टेशनरी फ्रेंड। यानी कि एक यंग गर्ल है, वो डांस कर रही है हाई स्पीड से, तो अपने जो रेस्ट में है, ये रेस्ट में हो गया, और ये हाई स्पीड से किस में है? मोशन में है। ठीक है, तो स्टेशनरी फ्रेंड को वो कैसी दिखाई देगी? लेस फैट, मोर फैट, ऑफ द सेम डायमेंशन, सम टाइम लेस, सम टाइम मोर। ठीक है भाई, तो हमें जब वो मोशन में होगी तो उसका मास क्या दिखाई देगा? हमें डिक्रीज करता हुआ, लेस फैट। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। उसका मास कैसा अपीयर होगा? हमें डिक्रीज होता हुआ, जैसे टाइम डायलेशन, ऐसी वेरिएशन ऑफ मास। ठीक है भाई,
तो लेस फैटी एपियर होगी वो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीके ऑफ म्यू मेसोन सपोर्ट। तो हमें पता है म्यू मेसोन का एग्जाम्पल किसको सपोर्ट करता है? म्यू मेसोन प्रूफ करता है टाइम डायलेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन देता है आपका म्यू मेसोन। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इसका हमने डेरिवेशन भी किया है, उसकी वीडियो बना रखी है कि कैसे म्यू मेसोन टाइम डायलेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो उस वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द रॉकेट शिप इज कनेक्टेड टू 90% ऑफ इट्स रियर लेंथ। नहीं सॉरी, द रॉकेट शिप इज कॉन्ट्रैक्टेड टू 90% ऑफ इट्स रियल लेंथ। द स्पीड ऑफ द रॉकेट, तो रॉकेट की स्पीड क्या होगी? तो एपरिंग लेंथ इज इक्वल टू 90% ऑफ एक्चुअल लेंथ एल नॉट। तो एल इक्वल टू 99% ऑफ एल नॉट। ठीक है भाई, तो एल की वैल्यू कितनी होती है? एल की वैल्यू होती है एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 99 अपॉन 100 एल नॉट। एल नॉट से एल नॉट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका? 99 अपॉन 100 हो गया। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका? 1 माइनस 99 अपॉन 100 हो गया। 99 अपॉन 100 का स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर होगा बच्चों, स्क्वायर हो गया। क्लियर है? तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 99 अपॉन 100 का होल स्क्वायर इनटू सी बाहर आ जाएगा आपका। तो जब इसे आप सॉल्व कर लोगे, ये वी स्क्वायर नहीं वी हो जाएगा यहाँ पर, जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 0.1 सी। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0। इस फैक्टर को सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिलेगा? 0.1। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। मूविंग क्लॉक लॉसेस 1 मिनट इन ईच आवर, द स्पीड ऑफ द क्लॉक इज। तो एक मूविंग क्लॉक है जो 1 मिनट लॉस करती है 1 आवर में। तो हमने पहले 1 आवर ले लिया, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मिनट में लॉस कर रही है। और कितना लॉस कर रही है? 1 मिनट। तो टोटल कितना हो गया आपका? 61 मिनट हो गया, क्योंकि 1 मिनट का लॉस कर रही है 1 मिनट में। तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा? 61 हो जाएगा। वही 1 मिनट का लॉस कर रही है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 61 हो गया। तो जो बड़ा है उसे क्या दे देंगे? टी, एपरिंग टाइम, और जो छोटा है वो क्या होता है हमारा? एक्चुअल टाइम। और टी इक्वल टू कितना है हमारा? टी नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो दैट टी की वैल्यू रख दो आप। टी की वैल्यू है हमारी 61 इक्वल टू 60 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 60 अपॉन 61। तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 60 अपॉन 61 का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका? v इक्वल टू सी रूट 1 माइनस 60 अपॉन 61 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा इसका, तो 0.181 सी। और तो अब जब हम इसके c की वैल्यू रख देंगे, यानी कि 0.181 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो हमें मिलेगा 0.545 इंटू 10 टू द पावर 8। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 10 टू द पावर 1 पॉइंट तक दिया हुआ है, तो हम 1 पॉइंट में लिखेंगे तो हमारा आएगा 5.45 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए
इज द राइट ऑप्शन। इसे हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 आवर है तो 60 मिनट, और लॉस हो रहा है तो वैसे इंक्रीज ही करेगा एक्चुअल में, लेकिन अगर ऐसे नहीं कर पाते, जल्दी से क्वेश्चन करना समझना है, तो हम सीधा सीधा 1 मिनट का लॉस कर दें, 59 कर दें। उस केस में क्या होगा, उस केस में टी नॉट हमारा 59 हो जाएगा और टी हमारा 60 हो जाएगा। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर से आंसर हमारा वही आएगा 0.181 सी। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी moves with velocity 0.2 c. The ratio of moving mass to rest mass is, ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है मूविंग मास टू रेस्ट मास, यानी कि m अपॉन m नॉट कैलकुलेट करना है। हमें पता है m इक्वल टू कितना होता है, m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करना है हमें, m अपॉन m नॉट इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m अपॉन m नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस b की वैल्यू कितनी दी है इसने, 0.2 c अपॉन c का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, 1 अपॉन रूट 1 माइनस 0.04। कितना आ जाएगा आपका, 1 माइनस 0.04। भाई c से c कैंसिल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.04। तो जब इसे स्क्वायर रूट लोगे तो कितना बचेगा, माइनस करने के बाद कितना बचेगा आपका, 69, 0.96 आ जाएगा 1 अपॉन 0.979। इसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1.02 समथिंग। ठीक है भाई, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the velocity of light emitted by a source S observed by an observer O who is at rest with respect to S is c. If the observer moves towards S with velocity b, the velocity of the observer will be, क्लियर है भाई। तो यहां पर क्या आ गया, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ गया, c दी हुई है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाई ए सोर्स, S एक सोर्स है जिससे लाइट एमिटेड हो रही है, एस ऑब्जर्व बाई एन ऑब्जर्वर ओ। ठीक है, सोर्स एस है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है आपका, ऑब्जर्वर ओ ऑब्जर्व कर रहा है। हु इज रेस्ट, ये किस में है, रेस्ट में है, और ये सी वेलोसिटी से चल रही है इसके ओ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स एस विद वेलोसिटी बी। अब ये ऑब्जर्वर है, अगर ये अपोजिट आमने सामने ऐसे हैं तो ऑब्जर्वर यहां है और ये इसकी तरफ v वेलोसिटी से चलता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑब्जर्व विल बी, मैंने पहले भी बात की थी कि अगर कोई c से वेलोसिटी है तो उस पर ना तो प्लस का कोई इफेक्ट पड़ेगा ना उस पर माइनस का कोई इफेक्ट पड़ेगा। c ऑलवेज रिमेन c अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन पोस्टुलेट। c पर किसी भी फ्रेम के चलने का या अपोजिट डायरेक्शन में जाने का है, उसकी सेम डायरेक्शन में आने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सी रिमेन सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन पेयर प्रोडक्शन में मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, 2 फोटोन आर प्रोड्यूस, 2 इलेक्ट्रॉन आर एनिहिलेटेड। तो हमें पता है कि पेयर प्रोडक्शन क्या है, हमारा पेयर प्रोडक्शन है जब गामा रे किसी न्यूक्लियस पे इंसिडेंट होती है तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलता है। तो यहां पर 2 फोटोन का है तो ये भी गलत है, 2 इलेक्ट्रॉन का है तो ये भी गलत है। हमें क्या मिलता है, 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है और 1 पॉजिट्रॉन मिलता है। ठीक है भाई, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो लेकिन क्या है, फोटोन इंसिडेंट होते हैं मैटर के ऊपर और हमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलता है। क्लियर है, तो यानी कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। और मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज द पेयर एनिहिलेशन। उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर हमारा क्या, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेटेड करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए मेटल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी रो मूव्स विद वेलोसिटी 0 पॉइंट। द डेंसिटी ऑफ द मेटल, हमें पता है, हमने बात की थी कल लास्ट वीडियो में बात की थी कि डेंसिटी जो वेरी करती है वो ऐसे वेरी की, डेंसिटी इक्वल टू रो नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो डेंसिटी क्या करेगी, वेलोसिटी जैसे ही इंक्रीज करेगी डेंसिटी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि लेंथ, एरिया और वॉल्यूम तीनों ही वेलोसिटी इंक्रीज करने पर डिक्रीज करते हैं, और डेंसिटी सब पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या करेगी, हमारी इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फ्रिंज शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हमें पता है फ्रिंज शिफ्ट कितनी होती है, डेल्टा एन लैम्डा इक्वल टू 2l वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा। तो डेल्टा एन is inversely proportional to 1 upon lambda but directly proportional to lambda की power -1। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। वो इसमें लैम्डा को एन को भी पूछ सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर -1 और डेल्टा एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v की पावर -2। तो वहां पर 1 अपॉन b की पावर -2 नहीं, वहां पर अगर ये लिखा होता कि क्वेश्चन में होता कि वेलोसिटी या लेंथ इन इज फ्रिंज शिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एज, तो वहां पर ऑप्शन होता हमारा l-1। क्लियर है, अगर वो क्वेश्चन में कहता कि फ्रिंज शिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एज, तो ऑप्शन हो जाता हमारा l-1 और डायरेक्टली है तो L ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमाता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बॉडी ऑफ मास m0 इज प्लेस्ड इन ए रॉकेट, द रॉकेट इज मूविंग विद वेलोसिटी 0.6 e। तो यानी कि एक रॉकेट है, इस रॉकेट में एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास m0 है और ये रॉकेट 0.6 c वेलोसिटी से चल रहा है। देन द मास ऑब्जर्व बाय द पर्सन सिटिंग इन द रॉकेट, यानी कि इस बॉडी का मास जो पर्सन इस रॉकेट में बैठा उसके लिए कितना होगा। तो हमने देखा कि ये जो रॉकेट में पर्सन बैठा है ए, इसके रेस्पेक्ट में बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो इसका एप्रिंग मास किसके बराबर हो जाएगा, आपका एक्चुअल मास के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर है, और अगर ये ऑब्जर्वर यहां पर होता, कहीं रेस्ट में होता, इस रॉकेट में नहीं होता, तब हम इसका एप्रिंग मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, m इक्वल टू m0 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से। क्लियर है, उस केस में हमारा कितना आ जाता है एप्रिंग मास, m0 अपॉन 0.8, यानी कि m0 अपॉन 5 अपॉन 4 m0। ये कब आया, जब बॉडी रेस्ट में से, लेकिन अगर रॉकेट में बैठा हुआ है तो उसे उसका मास एक्चुअल मास ही दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इस टाइम पर्सन ऑब्जर्वर जो है वो रॉकेट शिप में ही है और रॉकेट शिप के लिए ये बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है, तो अगर इसमें भी अगर फॉर्मूले में v इक्वल टू 0 रख दोगे तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका m0 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें मोमेंटम की टर्म में है, तो मोमेंटम इक्वल टू कितना होता है, P इक्वल टू mb। रिलेटिविस्टिकली m कैसे वेरी करता है हमारा, m0 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और b एज इट इज, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, हमने स्क्वायर हटा दिया, नीचे आप एलसीएम ले लो, तो पी स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ
और इस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो कितना हो गया हमारा पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। वी स्क्वायर हमें निकालनी, तो दोनों को एक तरफ ले लो, तो हमारा कितना हो गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर कॉमन ले लो, इधर लेके वी स्क्वायर मैंने डायरेक्टली कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा आपका, एक तो पी स्क्वायर बचा प्लस का एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर बचा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर। तो वी इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट पी सी का कितना हो गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर का पी सी अपॉन स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन ए। ओ ये तो सी स्क्वायर है, सॉरी ये तो सी स्क्वायर बचा ना, ये तो सी स्क्वायर बचा, तो ये भी सी स्क्वायर हो गया और ये भी सी स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो पी सी अपॉन पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट को ऑप्शन। 1 आवर प्लस की बच चुकी है, तो इसके आगे के क्वेश्चन इस सीरीज के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।